Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 14 July of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन पूछते हैं, दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं और हमें अच्छा लगेगा, क्या कहते हैं, दो लोग कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि दो लोग कमेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग कमेंट करें, जितने लोग वीडियो देखें सब लोग कमेंट करें कि क्या कहते हैं उन आंसर्स का जो क्वेश्चन हम शुरू में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो जीसीसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। जो जीसीसी है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, एनआईए का जो अमेंडमेंट हुआ, एनआईए अमेंडमेंट बिल पास हुआ 2019 में, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जोड़े गए हैं। कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें जोड़े गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जो पद्म स्वामी टेम्पल चल रहा है, जिस पे अभी केस था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका डिसीजन कल आया है, उसमें जो मेन चीफ डीटी हैं, जो मेन गॉड है, वो कौन से हैं, उनका भी नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें अच्छा लगेगा सब लोग कमेंट करें और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और क्या कहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें वीडियो को, और हर एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, जिससे इसकी ऑडियंस और बढ़े और हमें अच्छा लगे लोगों से, क्या कहते हैं, और लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ एनालिसिस है, एससी गिव्स एक्स रॉयल राइट टू मैनेज डीटीज प्रॉपर्ली। क्या कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्स रॉयल त्रिवेंद्रम फैमिली थी, उनको क्या कहते हैं डीवीटी की प्रॉपर्टी दे देगी कि अब वो स्टेट के अंदर नहीं, वो एक्स रॉयल्स के अंदर आएगी। उसके लिए एक पैनल बनाया जाएगा जो क्या कहते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। पद्मनाभ स्वामी को टेम्पल को एक पैनल बनाया जाएगा, उसके बाद उसको देखा जाएगा। ये जैसे हमने देखा, कल भी देखा, जो अर्थ जो पहले से चली आ रही ट्रावेंको फैमिली है, उन्हीं को क्या कहते हैं इसका ह्यूमन मिनिस्ट्रेंट या शेबेट या मैनेजर टाइप के लिए इनको सेलेक्ट किया गया। जो क्या कहते हैं, ये पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है उसका, जो केरला में है, जो तिरुवनंतपुरम में है। तो इसके जो मेन गॉड हैं, जो चीफ डीटी हैं, वो हैं श्री पद्मनाभ इसके चीफ डीटी। ये मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा था, आप देखना है कि किसने किसने कमेंट किया है। हमें अच्छा लगेगा सब लोग कमेंट किए होंगे तो। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं बताया गया है, इसमें आर्गूमेंट हुआ कि केरला गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे हमने देखा कि 26 अमेंडमेंट जो हुआ था, जो 26 अमेंडमेंट था, उसमें कहा गया था कि जो प्राइवेट पर्सेस थे, जो क्या कहते हैं किंगडम्स थे, उनको क्या कहते हैं कंबाइन कर लिया गया था। उन लोग से लैंड ले ली गई थी, जो रूलर्स थे, जो शुरू से आ रहे थे रूलर्स। तो इस वक्त इन लोगों के हाथ में आपको क्या कहते हैं ये देने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे म्यूज़ियम की तरह बनाएंगे, इस टेम्पल को एक म्यूज़ियम बना देंगे, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे केरला हाई कोर्ट ने 2011 में, क्या कहते हैं, केरला हाई कोर्ट ने 2011 में कहा था कि इसे म्यूज़ियम बनाने के लिए कहा था कि ये कहते हैं स्टेट के ओन्ड होगा, ये स्टेट के पास होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ट्रेवेंको फैमिली के अंडर दिया है। ये क्या कहते हैं, इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनेगी, सेटिंग अप अ एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी विद त्रिवेंद्र डिस्ट्रिक्ट जज। उसमें त्रिवेंद्र के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो चेयरपर्सन होंगे, और उसमें और भी मेंबर होंगे, जैसे एक ट्रस्टी होगा रॉयल फैमिली का, जो त्रिवेंद्र फैमिली है, क्या कहते हैं उसका एक मेंबर होगा, एक चीफ थंतरी भी होगा, जो टेम्पल का चीफ थंतरी होता है वो भी एक होगा, और एक नॉमिनी ऑफ स्टेट एंड मेंबर नॉमिनेटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एक जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, वो भी उसमें होगा, और एक नॉमिनी भी होगा उसमें, क्या कहते हैं स्टेट का। चलिए देख लेते हैं 26 अमेंडमेंट को, जो प्रीवियस पर्सेस को कैंसिल किया था, उसके बारे में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन है 247, या डिस्क्रिप्शन पे दूसरी लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रीवियस पर्सेस, जो क्या कहते हैं प्रीवियस पर्सेस था, जो अमेंडमेंट हुआ था, कहते हैं विद द पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उससे पहले ब्रिटिश इंडिया के समय इसे किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा था प्रिंसली स्टेट से, जो किंगडम्स थे उस वक्त के रूलर्स थे, कि वो इंडियन यूनियन को जुड़ जाएं इंडिपेंडेंस के बाद, ऐसा उनका कहना था। द पेमेंट्स ऑफ पेवर वर मेड फॉर टू द फॉर्मर रूलर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 291 एंड आर्टिकल 362। जो आर्टिकल 291 और 362 है,
उसके अंदर उन फॉर्मर रूलर्स जो थे उस वक्त के, उनको एक तरह का बताया गया था कि ये प्रीव्यू परचेस है, उनके पेमेंट्स उनके उसके हिसाब से किए गए थे। इसका रीज़न क्या था कि इसे क्यों अबॉलिश किया गया? द अबॉलिशन वॉज नीडेड बिकॉज इट वेंट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इक्वल राइट्स, कि ये इक्वल राइट्स का जो आइडिया था, क्या कहते हैं, उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटी थी, जो क्या कहते हैं बना रही थी, असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसका आइडिया था इक्वल राइट्स का। तो अगर ये प्रीव्यू परचेस रहते तो प्रिंसली स्टेट्स रहते तो क्या कहते हैं हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको तो ऊंचा दर्जा वो अपने आप को मानते थे और क्या कहते हैं बाकी जनता को नीचा। तो उस वक्त हमें ये गलत साबित होता है, इक्वल राइट्स हमें ना मिल पाते। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूलरशिप विद प्रिविलेज एंड स्पेशल वर इनकैपेबल विद प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। कि जो प्रीव्यू परचेस का आइडिया था, जो प्रिंसली स्टेट उस वक्त थे, तो वो क्या कहते हैं वो हमारे जो डेमोक्रेसी इस वक्त है, वो क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड है, तो उसके हिसाब से वो क्या कहते हैं वायलेट कर रहा था डेमोक्रेसी के रूल्स को, और क्या कहते हैं इक्वालिटी भी इस्टेब्लिश ना हो पाती, इसलिए ऐसा हटाया गया इसे। इसका कंक्लूजन क्या होता है? द एबॉलिशन ऑफ प्रीव्यू परचेस वर एलिगेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ऐसा कहा, ऐसा इसमें है, क्या कहते हैं कि रूलर्स का मानना था कि उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है, क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है, और उनका ऐसा कहना था। अगली न्यूज़ आती है, ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम छाबर रेल प्रोजेक्ट साइट्स फंडिंग डिले। क्या कहते हैं ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया, जो छाबर रेल प्रोजेक्ट बनना था, वो जो फंडिंग आ रही थी क्या कहते हैं इंडिया से, वो डिले हो गई, इसलिए उन्होंने इंडिया को उससे ड्रॉप कर दिया। इरकॉन जो है उसने एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इंडियन रेलवेज़ के साथ। जो इरकॉन है, जो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, उसने क्या कहते हैं एक साइन किया था मोमेंटम ऑफ क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ईरानी रेलवे के साथ, कि वो स्ट्रेट जो लाइन बनेगी उस पर क्या कहते हैं इंडिया अपना फंडिंग देगा, ऐसा उनका कहना था। जैसे हमने देखा कि 4 साल पहले हुआ था इंडियन और क्या कहते हैं 4 साल पहले हुआ था इंडिया और क्या कहते हैं ईरान के बीच में एग्रीमेंट की गई थी, एक रेल लाइन बनेगी छाबा पोर्ट से जहदैन के बीच में, जो कहते हैं अफ़गानिस्तान ईरान गवर्नमेंट के बीच में क्या कहते हैं उनके बॉर्डर को क्रॉस करेगी, और पूरी तरह से ट्रेड के लिए वे हमें ट्रेड के लिए ये वर्क होना था, ऐसे इसमें कहा गया था। जैसे हमने देखा कि मई 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये एग्रीमेंट साइन किया था, छाबर एग्रीमेंट, ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ और अफ़गानी प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट घानी के साथ, कि इरकॉन हैड साइन एन MOU विद द ईरानियन रेल मिनिस्ट्री, कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था ईरानियन रेलवे इंडस्ट्री के साथ। चलिए देख लेते हैं, क्या कहते हैं इस पोर्ट के बारे में देख लेते हैं। ये छावर पोर्ट है, ये किस इम्पोर्टेंस से आता है? छावर पोर्ट, ये छावर पोर्ट लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान में, जो एक ओशियनिक पोर्ट ऑफ द कंट्री है, जो ईरान का उस पोर्ट है, ओशियनिक पोर्ट है, जहाँ से वो ओशियन वेज अपना ट्रेड रिलेशन बनाए रखता है। द पोर्ट गिव्स एक्सेस टू एनर्जी रिच पर्शियन गल्फ नेशन साउदर कोस्ट एंड इंडिया कैन बाईपास पाकिस्तान विद छाबर पोर्ट बिकमिंग फंक्शनल, कि अगर वो छाबर पोर्ट के साथ क्या कहते हैं ईरान के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर लेता है, तो वो पाकिस्तान को क्रॉस कर सकता है, बाईपास कर सकता है, अगर ये पोर्ट फंक्शनल हो जाए। तो वाई छाबर पोर्ट इज़ क्रूशल फॉर इंडिया, कि पहला सिर्फ यही रीज़न है कि वो पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है, अफ़गानिस्तान से गुड्स लाने के लिए, कोई भी चीज़ लाने के लिए अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को वो बाईपास कर सकता है, वो डायरेक्ट ला सकता है इसको पोर्ट से अगर चाहे तो। ये छाबर पोर्ट विल बूस्ट इंडियाज एक्सेस टू ईरान, की वह कहते हैं ये पोर्ट एक्सेस बूस्ट करेगा, क्या कहते हैं ट्रेड रिलेशन ईरान के साथ भी बूस्ट करेगा, वहाँ से भी वो आराम से सामान ला सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि छाबर पोर्ट विल बेनिफिशियल टू इंडिया इन काउंटरिंग चाइनीज़ प्रेजेंस इन द अरेबियन सी, की जो चाइनीज़ प्रेजेंस है अरेबियन सी में उसको भी काउंटर कर पाएगा अगर ये छाबर पोर्ट फंक्शनल हो जाए तो। छाबर पोर्ट विल इंश्योर इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल सस्टेनेबल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, कि ये पोर्ट क्या कहते हैं एक पॉलिटिकल सस्टेनेबल कनेक्टिविटी बनाएगा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। कुड बी यूज एज अ पॉइंट वेयर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कुड बी कोऑर्डिनेटेड, कि ये पोर्ट छाबर पोर्ट एक क्या कहते हैं एक पॉइंट बन सकता है जहाँ से एक ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कोऑर्डिनेट किया जा सके।
चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्ली अगेंस्ट यूजीसी नॉर्म्स ऑन स्टेटस ऑफ कॉलेजेस, कि एक पिटीशन फाइल हुई है जो कॉलेजेस का स्टेटस चल रहा है उसके ऊपर यूजीसी जो नॉर्म थे जो कॉलेजेस के ऊपर, उसके ऊपर एक पिटीशन फाइल की गई है। इसमें इम्पोर्टेंट आता है सिर्फ यूजीसी। चलिए आज हम फिर यूजीसी को देख लेते हैं। यूजीसी क्या कहते हैं, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसे 1956 में बनाया गया था कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए। ये 1946 के समय ये 3 यूनिवर्सिटी को देखती थी, सिर्फ अलीगढ़, बनारस और दिल्ली को। लेकिन फिर 1947 में ये जितनी भी यूनिवर्सिटी उस वक्त की थी सबको इसमें जोड़ लिया गया था। फिर 1948 में क्या कहते हैं, जब इंडिपेंडेंस मिल गया हमें, तो जो हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था उसे क्या कहते हैं, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूके का था, यूनाइटेड किंगडम था, उसके तर्ज पर बनाने की बात की गई। और उस कमेटी का चेयरमैन जो थे वो एस राधाकृष्णन थे। एस राधाकृष्णन उस चेयरमैन थे उस कमेटी के, जिसे जो यूजीसी बनाई। फिर क्या कहते हैं, ये यूजीसी बनी 9 नवंबर 1956 को इसे इस्टेब्लिश किया गया। एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में और इससे स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया गया। इसके फंक्शन होते हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं उनको रिकॉग्निशन देना जो इंडिया में, ग्रांट्स प्रोवाइड करना, पैसा फंड्स प्रोवाइड करना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को, जो ज़रूरतमंद है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, रूल्स एंड रेगुलेशन देखना कि उनके फॉलो हो रहे कि नहीं, इन सब पे ये वर्क करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, 3 ऑफ अ फैमिली कैरिंग ब्लड प्लाज्मा फॉर न्यू बॉर्न बेबी इंजर्ड इन कार एक्सीडेंट, कि जो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट नहीं न्यूज़, क्या कहते हैं, एक एक्सीडेंट हो गया जिसके जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए प्लाज्मा देने वाले थे तो एक्सीडेंट हो गया। चलिए देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा ये होता है प्लाज्मा, येलोइश फ्लूइड होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, क्या कहते हैं, येलोइश फ्लूइड। ब्लड प्लाज्मा ये एक येलोइश फ्लूइड होता है जो क्या कहते हैं कैरी करता है होल ब्लड सेल, जो क्या कहते हैं जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं सब वो क्या कहते हैं ये प्लाज्मा होल्ड करता है। ये लगभग 55% ऑफ द टोटल बॉडीज वॉल्यूम, जो ब्लड का टोटल ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में उसका 55% ये प्लाज्मा कैरी करता है। ये लिक्विड पार्ट होता है जो सेल्स और प्रोटीन्स भी पूरे बॉडी में फ्लो कराता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है अ क्राइसिस इन पॉज, कि जैसे हमने देखा है कि राजस्थान गवर्नमेंट में इस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है अशोक गहलोत और उनके डिप्टी मिनिस्टर सचिन पायलट के बीच में, कि दोनों सचिन पायलट कहते हैं चले गए, वो क्या कहते हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो हमने ये सब देखा है और वो पार्टी छोड़ने की बात सोच रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है और ऐसे इसमें बताया भी गया है कि दोनों के बीच में एक राइवलरी हो गई है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और जो डिप्टी मिनिस्टर सचिन पायलट उनके बीच में हो गई है, जो पार्टी का एग्जिस्टेंस वहाँ पे डगमगाने की बात हो रही है कि वहाँ डगमगा सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है, ऐसा बात हो रही है। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए न्यूज़, इम्पोर्टेंट इसमें आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को देख लेते हैं हम लोग। एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्या कहते हैं 10th शेड्यूल में जोड़ा गया था। 10th शेड्यूल जो 52nd अमेंडमेंट हुआ 1985 में, उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें जोड़ा गया था। ये क्या कहते हैं देखता है, इसमें देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन किसके अंडर होता है। ये जो आर्टिकल 1022 है और 191(2) उसके द्वारा इसके देखा जाता है कि कौन लोग किन डिस्क्वालिफिकेशन को जो ग्राउंड्स है वो इसके इन 2 आर्टिकल के अंडर आता है। इसमें बताया गया कि व्हेन द इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह के मेंबर ऑफ स्टेट इज डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड, कि इन रीज़न पे जैसे क्या कहते हैं इलेक्टेड मेंबर जो है वो गिव अप कर दे अपनी वॉलंटरीली, कि अपने आप से सोलो कहते हैं अपने ऊपर डिसीजन लेके कि वो गिव अप करना चाहता है, वो दूसरी पार्टी में जा नहीं सकता, तब ऐसा हो सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर हु वर नॉट अ मेंबर ऑफ पार्टी कुड चूज टू ज्वाइन अ पार्टी विद इन 6 months आफ्टर अ पीरियड दे वर ट्रीटेड एज पार्टी मेंबर इंडिपेंडेंट, कि जो कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी कहते हैं पार्टी ज्वाइन कर सकता है 6 महीने के अंदर, उसे भी पार्टी मेंबर बना दिया जाएगा और कहते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर होगा वो। इसके अंदर एक्सेप्शन भी है इस लॉ के अंदर, कहते हैं जैसे कोई भी स्पीकर या चेयरमैन है वो भी रिज़ाइन कर सकता है पार्टी से, फिर रिज्वाइन कर सकता है पार्टी में जब वो क्या कहते हैं उस पोस्ट से क्या कहते हैं हट जाए, जब डिमिट हो जाए उसे, तो ये कर सकता है। जब 2 पार्टी मर्ज होती हैं तब उस वक्त भी उस पार्टी के 2/3 मेंबर को देखा जाता है कि वो वोट करें येस के लिए, मर्जर के लिए, तभी मर्ज हो सकती है। पहले इस लॉ में क्या कहते हैं स्प्लिटिंग भी आता था, स्प्लिटिंग ऑफ पार्टीज़ भी आता था, लेकिन इसे अब हटा दिया गया।
इसमें ये भी कहा गया है डिसीजन जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है उसका डिसीजन पहले फाइनल होता था, उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। लेकिन 1992 के डिसीजन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है उसके भी ऑर्डर पे एक जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है, उस पर भी जुडिशियल रिव्यू होता है। इसमें वही बात की गई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है गेन्स फ्रॉम रेन्स, कि जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बार 14% ज़्यादा रेन होगी इस पीरियड में, जो कहते हैं ऐसा मानसून कह रहा है, ये बता रहा है कि कहते हैं इस बार रेन ज़्यादा होने की संभावना है, ऐसा उसने बताया गया। जैसे हमने देखा ही है कि जो मानसून आता है इंडिया में वो दो तरफ से आता है, एक आता है केरला की तरफ से और दूसरा आता है बे ऑफ बंगाल की तरफ से, जिसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट तरफ से, साउथ ईस्ट तरफ से। तो कहते हैं जब ये मिलता है क्या कहते हैं नॉर्थ में, तो क्या कहते हैं 15 जुलाई के लगभग रेन खूब ज़्यादा होती है। तो इस बार इसी वक्त रेन ज़्यादा होने की संभावना है, बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया विच इज़ स्टेरिंग 3% डेफिसिट, जैसे हमने देखा है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें लगभग 3% का डेफिसिट चल रहा है रेन का। ईस्ट साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में कि उसमें सरप्लस हुआ है, 13% टू 20% रेन हुआ है। लेकिन जो कहते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो राजस्थान एरिया, राजस्थान गुजरात एरिया, वहाँ पर रेन कम हुई है, वहाँ पर 3% का डिक्रीमेंट आया रेन में। तो इसमें यही बात बताई गई। इसमें यह भी कहा गया शॉर्ट एंड मीडियम रेंज फोरकास्ट नीड टू स्टैंडर्ड इफेक्टिवली कम्युनिकेबल टू द पीपल। ये जो शॉर्ट और मीडियम रेंज फोरकास्ट होते हैं उन्हें भी बढ़ाना होगा, उससे भी स्ट्रेंथन करना होगा और इसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके लोगों के साथ, ऐसा करना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट रहता है IMD। चलिए IMD देख लेते हैं। IMD एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री है जो देखती है मेट्रोलॉजिकल, सीस्मोलॉजी, एसोसिएट, इस तरह के सब्जेक्ट्स को के बारे में ये देखती है। ये कहते हैं ये बनाई गई थी 1875 में और ये वर्क फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। क्या कहते हैं ये सब इन तरह के फिनोमेना देखे जाते हैं कि वेदर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जो इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एविएशन, शिपिंग के लिए जो यूज़ होते हैं वेदर फोरकास्ट, उस पर ये वर्क करती है। ये भी देखती है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो नहीं आ रहे, या नॉर्थ वेस्ट डस्ट, या स्टॉर्म्स, हीट वेव, कोल्ड वेव, हैवी रेंज, हैवी स्नो, इन तरह के भी इंसिडेंट्स को देखती है कि ऐसा कोई होने वाला तो नहीं इन फ्यूचर। तो इन सब पर भी ये देखती है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ, कि ये इसमें बताया गया है कि अब लोगों को खुद से गवर्न होना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं ये कोविड-19 के बाद ऐसा कहा जा रहा है। गवर्नेंस सिस्टम एट ऑल लेवल, ग्लोबल, नेशनल, हैव एक्सपीरियंस फॉल आउट एट द कोविड-19 पेंडेमिक, कि इस कोविड-19 पेंडेमिक के समय हर जगह ग्लोबली हो या नेशनली और लोकली हर टाइप के क्या कहते हैं फॉल आउट हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक में, ऐसे इसमें कहा गया है। जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, लॉजिस्टिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन में सब कोई इफेक्ट हुआ है इस पेंडेमिक के कारण। फिर इसमें आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। चलिए उनको देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्हें क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ये 2030 तक का एजेंडा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पा लेंगे। ये क्या कहते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 169 टारगेट्स और 304 इंडिकेटर्स को बताते हैं। ये जो हैं ये हैं पॉवर्टी को ख़त्म करना हर जगह से, हंगर, फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, हेल्दी लाइफ रहना और प्रमोट वेलबींग ऑफ एट ऑल एज, की हर एज का इंसान अच्छे से जी सके लाइफ, इंक्लूजिबल एंड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन, की क्वालिटी एजुकेशन सबको प्रोवाइड हो सके और लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी सबको मिल सके, अचीव जेंडर इक्वालिटी, एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, कि हर जो भी जेंडर हो, क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर हो या वुमेन या मैन, कोई भी सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और क्या कहते हैं जो वुमेन्स एंड गर्ल्स हैं उनको भी एम्पावर करना है, इसके गोल है। इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, की कहते हैं जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता है वाटर का और सैनिटेशन सबको प्रोवाइड होना चाहिए। अफोर्डेबल एंड रिलायबल मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, की जो मॉडर्न एनर्जी है और अफोर्डेबल रेट्स में या रिलायबल सस्टेनेबल रेट्स में हमें मिल सके, इसका ये है। क्या कहते हैं सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, की सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारी। बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
क्या कहते हैं जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन है या रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी बढ़ावा देना इसमें। रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज़ की जो कंट्रीज़ के बीच में इनइक्वालिटी रहती है उसको भी इसमें रिड्यूस करना होता है। मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव सेफ रिलेंट एंड सस्टेनेबल की जो सिटीज़ और ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं और क्या कहते हैं वहाँ भी सेफ रह सके लोग और सस्टेनेबल तरह से रह सकें। इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स की सस्टेनेबल कंजप्शन हो और कहते हैं प्रोडक्टिव पैटर्न्स हो। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी एक्शन लिया जा सके जल्दी से जल्दी। तो इस तरह के इसमें है। कहते हैं इसमें ये भी है कि प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ जो टेरिटोरियल इकोसिस्टम उनके रिसोर्सेज भी हमारे अर्थ पे उनको भी अच्छे तरह से यूज़ करना, सस्टेनेबल वे में यूज़ करना। प्रमोट एंड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि जो पीसफुल सोसाइटीज़ उन और क्या कहते हैं इंक्लूसिव सोसाइटी उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिवेबल द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और रिवेटेबल ग्लोबल पार्टनरशिप के बीच में जो होती है उसमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी देखना। चलिए आगे का ट्यूटोरियल देखते हैं। इसमें ये भी कहा गया गवर्नेंस ऑफ द पीपल मस्ट बी नॉट ओनली फॉर द पीपल, इट मस्ट बी द आइडियल पीपल कि जो गवर्नेंस होता है पीपल का वो इसमें भी कहा गया कि वो सिर्फ पीपल के लिए नहीं होना चाहिए, वो पीपल के लोगों के द्वारा भी होना चाहिए, लोगों के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए, लोगों के द्वारा भी होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें ये भी कहा गया द की IAS फंक्शनरी इंडियाज गवर्नेंस इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो IAS फंक्शनरी होता है इंडिया में वो गवर्नेंस का मेन जो होता है जो की फैक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। सेटअप बाय द वर्ड एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म कि शुरू में जब ब्रिटिश टाइम में इसे बनाया गया था इंडियन सर्विसेज को तो सिर्फ इसीलिए बनाया गया था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए और लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन उसके बाद ये लार्जर वेलफेयर रोल देखने लगा, फिर वेलफेयर वर्क में कर्म करने लगा, तो इसलिए अब इसे ऐसा कर दिया गया। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद लास्ट में इसमें कंक्लूड किया गया द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट एंड इनेबल पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। क्या कहते हैं अब लोगों को खुद से समझना होगा और सपोर्ट करना होगा और देखना होगा कि गवर्नेंस सही चल रहा है कि नहीं और लोग खुद से गवर्नर होगा क्योंकि ये 21st सेंचुरी है और ह्यूमैनिटी विल बी एबल टू मीट द इकोलॉजिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस लूविंग ओवर इट इन द टर्म्स कि ह्यूमैनिटी के जो चैलेंजेस आने वाले हैं इकोलॉजिकल या ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस जो आने हैं वो 21st सेंचुरी में आएंगे और उसके लिए हमें खुद से खुद अपने आप को करना होगा, ऐसा इसमें बात की गई। अगला एडिटोरियल आता है टू होम सर्वर इट में कंसर्न इन द INC जिसमें हमने देखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं के बारे में पूरा एडिटोरियल है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यही बताया गया कि इस वक्त पैंडेमिक के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को लेट डाउन कर सके, कि उन्हें उनके वो बता सकें कि वो कहाँ गलत है और उनका चांसेस 2024 लोकसभा है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का चांसेस और बढ़ सके, ऐसा उनके पास चांस था क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त कोई भी तरीका नहीं था कि वो इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करे या गरीबों का ट्रस्ट कैसे जीते या जो वर्किंग क्लास है उनको हेल्प प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा उनके पास कोई वे नहीं था, ऐसा कोई था नहीं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस वक्त एक्शन ले सकती थी और अपने कहते हैं वोट बैंक भी बढ़ा सकती थी, ऐसा इसमें कहा गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है अबेंडेड लिक्विडिटी कैप शॉर्ट टर्म रेट्स सॉफ्ट कि जो अबेंडेड लिक्विडिटी है जो शॉर्ट टर्म रेट्स में उसे सॉफ्ट कर दिया गया, ऐसा RBI बुलेटिन में बताया गया। इंपॉर्टेंट इसमें आता है RBI। चलिए RBI को हम लोग देख लेते हैं। RBI इसे बनाया गया था अप्रैल 1, 1935 में। जो RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट था 1934 के, उसके तहत इसे बनाया गया था। कहते हैं ये कलकत्ता में से पहला सेंट्रल ऑफिस जो है वो कलकत्ता में इसका है। फिर उसके बाद मुंबई में 1937 में से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था सेंट्रल ऑफिस को। द सेंट्रल ऑफिस इज़ वेयर द गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्म कि सेंट्रल ऑफिस वहीं होता है जहाँ पे गवर्नर बैठता है और वहाँ पे पॉलिसी उसकी बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। लेकिन द ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, ये प्राइवेटली ओन्ड था लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद रिजर्व बैंक को पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ला दिया गया। 1949 के नेशनलिज्म के बाद जो नेशनलाइजेशन हुआ 1949 के बाद
उसके बाद कई बैंकों को ले लिया गया था जो प्राइवेट ओन थे। तो उसी तरह रिजर्व बैंक भी पहले प्राइवेटली ओन था, लेकिन उसके बाद इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसे ला दिया गया। द रिजर्व बैंक्स अफेयर्स आर गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो बोर्ड है वो क्या कहते हैं, एक जो रिजर्व बैंक के अफेयर्स है वो सब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा, और जो बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत बनाया जाता है। जो इसके डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, फिर फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स अपॉइंट किए जाते हैं ये लोग। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वक्त सीबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई का गवर्नर कौन है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और कहते हैं इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, टेलीग्राम या ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी शेयर कर सकें, या आप अपने फेसबुक पेज पे भी लगा सकते हैं, जहाँ शेयर हो सके वहाँ शेयर ज़रूर करें। तो प्लीज़ लाइक और रिएक्ट भी जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।